डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमए पॉल साइंस जो हेल्प सीरीज है। ये मेरे उन डियर स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे कह सकते हैं मेरा फर्स्ट लव है। 2018 में जब ये चैनल शुरू हुआ था, वो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और उनको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उनको कुछ थोड़ी सी मदद करने के लिए, नॉट पूरी मदद। आज एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ, इंचैंटमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट। और इसके साथ ही जो है, इसको दो पार्ट में समझ लीजिए। अभी तो सुदीप्ता कविराज की हम लोग देखेंगे और फिर थॉमस पैंथम भी सेम लगभग इसी इशू पे लिखते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सो लेट अस बिगिन। और मुझे लगता है ये सबके लिए यूजफुल होगा, इवन जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूजीसी नेट या इवन पीजीईटी के लिए भी। सो लेट अस बिगिन। इंचैंटमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट बाय सुदीप्ता कविराज, एन एक्सप्लेनेशन। ये तो एक रिपीट है जो मैंने पहला जो इनका चैप्टर था इंडियन स्टेट के बारे में, उस पे जो है ब्रीफ बायोग्राफी आपको बताई थी। आप पढ़ लीजिएगा, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं। बेसिकली ये गरीब गुरुओं की जो राजनीतिक शास्त्र है उसके विशेषज्ञ हैं, मतलब सबअल्टर्न स्टडी, जो मार्जिनलाइज दबे कुचले लोग हैं उस पे वो ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने जो बुक लिखा है यहाँ पे, ये जो आर्टिकल है या एस्से है, वो इनकी जो बुक द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट उस पे आधारित है। उसकी जो सेकंड चैप्टर है द एन्चांटमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट, उस पे मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो मेरी दो वीडियो हैं, आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया था, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसकी लिंक मैंने यहाँ दी है, उसको देख लीजिए। मैंने देखा क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत रिलीवेंट है, और वो बहुत रिलीवेंट है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता है इंडियन स्टेट और उसके डिफरेंट जो नेचर जो बदले हैं। नेहरूवियन स्टेट, फिर इंदिरा गांधी के दौरान जो इंडियन स्टेट रहा, और फिर राजीव गांधी के दौरान का स्टेट, और फिर कोलिशन स्टेट, और फिर मोदी गवर्नमेंट टाइप। और उतना दूर तक तो वो नहीं गया है, लेकिन ग्लोबलाइज्ड एरा में इंडियन स्टेट कैसा दिखता है, तो इसको समझ लीजिए, इसको देख लीजिएगा। इट विल हेल्प यू इन राइटिंग योर आंसर। अब आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, जो सुदीप्ता कविराज ने जो कहने की कोशिश की है। उनके एस्से की एक तरह से ये समरी स्लाइड है। बेसिकली वो एक हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी, जो आइडिया ऑफ स्टेट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसको वो स्केच करने की एक कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जो स्टेट का आइडिया क्या है, ये भी एक मॉडर्न आइडिया है। वैसे स्टेट जमाने से इंडिया में रहे, मौर्यन स्टेट, जो अशोका का ग्रेट एम्पायर, और फिर गुप्ता एम्पायर, और बहुत सारे राष्ट्रकूट, चोला, विजयनगर एम्पायर, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, एंड फिर मुगल एम्पायर, तो ये सब स्टेट रहे हैं। लेकिन जिस टाइप के स्टेट को आज हम देखते हैं, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, उस टाइप की इंडिया में नहीं थी स्टेट की आइडिया, और ना ही वैसा इंस्टीट्यूशन था। वो वो कहने की कोशिश करते हैं, और वो एक वर्ड यूज करते हैं, स्टेट इमेजिनरी। मतलब हमारे पॉपुलर इमेजिनेशन में स्टेट का क्या मायने है, क्या लोग स्टेट को समझते हैं। आपको पता है कि स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे, पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे, जिसकी कंप्लीट सॉवरेंटी होती है, नॉट ओनली इंटरनल बट एक्सटर्नल सॉवरेंटी भी, उसके ऊपर कोई इंटिटी, पॉलिटिकल इंटिटी नहीं होती है। और वो एक तरह से उसका, जो वेबर बोलते हैं, उसका मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस होता है ओवर दैट। और उसका मेन काम ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखना, जिससे कि लोग पीसफुल लाइफ लीड कर सकें, जो उस टेरिटरी को और उस पॉपुलेशन को दूसरे जो इसी टाइप के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर हैं उसके आक्रमण से बचाना, और जनरल जो है वेलफेयर सुविधा मुहैया कराना, जिससे कि लोग जो है अच्छी जीवन जी सकें जो वहां रहते हैं। ये स्टेट की परिकल्पना है। स्टेट दिखता कुछ नहीं है, इंटेंजिबल है। स्टेट एक अमूर्त, मतलब एक पॉलिटिकल आइडिया है, कोई छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। देख जो सकते हैं वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, जज, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट कचहरी, पार्लियामेंट, ये दिखते हैं स्टेट के, लेकिन वो स्टेट नहीं है, याद रखिए। स्टेट इन सब से ऊपर है। स्टेट, जो मैंने आपको कहा, वो एक हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑथोरिटी ऑफ ए पॉपुलेशन है, जो कि सॉवरेन है। उसके ये आर्म है, ऑर्गन है, जिसको तीन पार्ट में आप बांट सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो स्टेट के आर्म होते हैं। तो कविराज ये कहते हैं कि इंडियन
इमेजिनेशन में, इंडियन पीपल के इमेजिनेशन में स्टेट का आइडिया जो है चेंज हुआ है एंशिएंट से मॉडर्न टाइम में, फ्रॉम ए मार्जिनल पॉलिटिकल एंड कोएर्सिव एंटिटी टू ए सेंट्रल मोरल फोर्स। जो एंशिएंट काल में इंडियन स्टेट, हम लोग इस पे काफी चर्चा करेंगे, वो एक मार्जिनल पॉलिटिकल एंटिटी थी, वो कोएर्सिव थी, वो वायलेंस करती थी, लेकिन उसका सोशल डोमेन में कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं था। वहां पे कास्ट सिस्टम और हिंदू जो वर्ण व्यवस्था और वर्ण आश्रम धर्म और धर्म का जो अपना जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन, उससे ही जीवन चलता था, उसमें स्टेट का दखल नहीं था जैसे अभी होता है। लेकिन उससे परिवर्तित होकर के वो एक सेंट्रल मोरल फोर्स बन गया, ए हरबिंगर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट बन गया, मॉडर्नाइजेशन बन गया, और वेलफेयर का एक जो है वो बहुत बड़ा सोर्स बना, जिससे लोग उसके तरफ आशा से देखते हैं कि हमें वो रोटी, कपड़ा, मकान, छत और सुरक्षा मुहैया कराएगा। तो ये चेंज हुई है। केवल जो है ये इट इज नॉट ओनली, जो उसका चेंज हुआ है, कविराज कहते हैं कि केवल यही नहीं हुआ है कि वो एक सेंट्रल मोरल फोर्स या डेवलपमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ मॉडर्निटी भी बना इंडिया में। इंडिया जो मॉडर्न लाइफ लीड किया, यदि इंडियन मॉडर्निटी कहिए तो उसको लाने वाला भी इंडियन स्टेट है। और यदि इंडियन नेशनलिज्म, कविराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनलिज्म ने इंडियन स्टेट को बनाया जैसा कि कई यूरोपियन देशों में हुआ है, इसका उल्टा हुआ है कि इंडियन स्टेट ने इंडियन नेशनलिज्म की भावना को मतलब कि हवा दी, और अभी भी जो है नेशनल यूनिटी का दारोमदार जो है इंडियन स्टेट पे है। तो इस तरह का चेंज हुआ उसका रूप। और ऐसा जो चेंज है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस होता है जबकि कोई बहुत ही अचानक से कोई चीज चेंज हो, जैसे प्यूपा से तितली बन जाती है। सो सच मेटामॉर्फोसिस ऑफ द स्टेट इमेजिनरी हैज enchanted generations of Indian and continue to do so even in today's neoliberal globalized world. इंचैंटमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के वशीभूत हो जाते हैं, आप इतने चार्म्ड हो जाते हैं उस चीज से कि आप खींचे चले आते हैं, इसको इंचैंटमेंट बोलते हैं। तो मतलब जनरेशन ऑफ इंडियन को ये स्टेट की जो इमेजिनेशन है, आइडिया ऑफ स्टेट, उसने इंचैंट किया है, उसने सेड्यूस किया है, उसने अट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है। वो मतलब कि गॉड जैसा है, वो ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो वॉर जीत सकता है। इंडियन स्टेट जो है वो पाकिस्तान से वॉर जीत सकता है, बांग्लादेश बना सकता है, वो बाढ़ में राहत दे सकता है, वो आपको आवास दे सकता है, फ्री गैस दे सकता है, वो डेवलपमेंट करा सकता है, आपको रोजगार दे सकता है, आपके जीवन बदल सकता है, आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो इंचैंटमेंट है कि स्टेट ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल एक इंटिटी है जो हमारा भाग्य बदल सकती है, ये जनरेशन ऑफ इंडियन उससे इंचैंटेड रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, जबकि नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का एज है जहां लोग कहते हैं स्टेट की पावर जो है घट रही है, स्टेट का जो है वो चार्म घट रहा है। तीसरी बात वो ये कहते हैं इस ऐसे में कि जो इंडिया में जो प्री मॉडर्न जो स्टेट था बिफोर ब्रिटिश केम, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के पहले, और जो ब्रिटिश ने जो एक मॉडर्न स्टेट बनाया और फिर जो इंडियन कॉलोनियल स्टेट बना, उसको आप मॉडर्न स्टेट कह लीजिए इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन दोनों में बहुत का फर्क है। वो फर्क को 2 पॉइंट में समझने की कोशिश कीजिए। ये कहते हैं कि जो प्री मॉडर्न प्री कॉलोनियल स्टेट था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम आपको पता है करीब 700 साल तक, 700 तो नहीं लेकिन 200 200 400 साल तक तो जरूर उन्होंने जो है इंडिया पे राज किया, 1200 से लेकर के और 1700 कह सकते हैं 17 पलासी की लड़ाई तक। तो both pre-modern state, Hindu and Muslim, had marginal role in social order, especially the village life, which had relative autonomy from the political realm represented by state. ये मैंने आपको कहा कि दोनों ही स्टेट में, चाहे वो हिंदू मौर्यन एम्पायर हो, गुप्ता हो, चाहे वो मुस्लिम मुगल का राज हो, जो गांव की जो लाइफ रही है, जो सोशल लाइफ रही है इंडिया में, वो बेसिकली अलूफ रही है, ऑटोनोमस रही है पॉलिटिकल लाइफ से।
इसीलिए वो कहावत भी चली गांव में कि कोई नृप हो ही हमें कहानी, मतलब कोई भी राजा हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज गांव में यदि आप देखेंगे तो जो व्यवस्था थी सालों साल एक जैसा रहा। गांव में जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, गांव में झगड़ा होता है तो ग्राम पंचायत निपटाती है, वहां से नहीं निपटता तो बगल के जमींदार के पास वो जाते हैं। और जो गांव में व्यवस्था है वो वर्ण आश्रम धर्म से चलता है। वो रिलीजियन और कास्ट, जो कि रिलीजन से सैंक्टिटी होती है, उसके बेसिस पे चलता है, धर्म के बेसिस पे चलता है। और उसको कोई राज से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। वो राज से तभी टकराता है जो वायलेंस के फॉर्म में आता है। वो भी मतलब कि लोकल राजा या जमींदार के लठियाल आते हैं मालगुजारी वसूलने, तभी उनको पता लगता है कि वो किसी राज के अंदर में है। दिल्ली में कौन सत्ता में है उससे किसी गांव के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो दिल्ली के भी जो राजा होते थे, चाहे वो अशोका हो, चाहे गुप्ताज हो, चाहे वो अकबर हो, वो गांव के इस लाइफ में जो कि धर्म बेस्ड है, जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है, जो वर्ण आश्रम धर्मा पे बेस्ड है, जो ब्राह्मणिकल डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है, उसमें इंटरफेयर वो नहीं करते थे जानबूझ के, क्योंकि उनको लगता था कि इससे उनका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए उनकी मार्जिनल जो रोल था सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर और सोशल इंस्टीट्यूशन में, ये बात कहना चाहते हैं कविराज। इस पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस मैं भी एग्री करता हूं कैसा है। लेकिन सब कुछ बदल गया जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट जब इंडिया में बना, पहले इनडायरेक्ट और 1857 के बाद डायरेक्ट। तो इट बिकेम ए यूनिटरी, सॉवरेन, सेंट्रलाइज्ड एंड मॉडर्न स्टेट। ये सब पहले नहीं था ना, तो वो यूनिटरी था, वो बहुत डिसेंट्रलाइज था, एक फेडरल जैसा, मतलब लेयर ऑफ हिरार्की ऑफ अथॉरिटी, जमींदार, छोटा राजा, बड़ा राजा, फिर बहुत बड़ा एक महाराज, और फिर तो एम्पेरर, ऐसा होता था। वो सोवरेन था, इस मायने में सॉवरेन था कि उसकी सॉवरेनिटी सोशल ऑर्डर पे भी थी। इंटरनल सॉवरेन भी था, एक्सटर्नल तो था ही। हिंदू और मुस्लिम स्टेट जो है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी तो थी, लेकिन इंटरनल मामलों में उनकी सॉवरेनिटी बहुत लिमिटेड थी। लेकिन इसकी पूरी सॉवरेनिटी थी। ये सती प्रथा को भी खत्म कर सकता था, ये रिलीजियस जो दुर्गुण है उसको भी रिफॉर्म करने में सक्षम था, और ये लोगों को मॉनिटर कर सकता था, सेंसस कर सकता था, सर्वे करा सकता था। ये जो पैनोप्टिकन जो बोलते हैं बैंथम का, और जो फोको का, मिशेल फोको का, जो गवर्नमेंटेबिलिटी बोलते हैं, नॉलेज पावर का कॉम्बिनेशन, लोगों को इन्यूमरेट करके, सेंसस करके, उस तरह से ऑब्जर्व करके, सर्वे करके, और लोगों को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना, ये सब जो है इस स्टेट ने करना शुरू किया। और ये पूरा पूरी तरह सेंट्रलाइज था, और ये मॉडर्न स्टेट था कई मायने में। मॉडर्न दो मायने में था, एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं वो इन्होंने यूज किया। इसके अलावा जो मॉडर्न वैल्यूज भी थे नॉर्मेटिव, उसको भी आधा अधूरा, जैसे कि लिबर्टी, राइट्स, प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी, ये सबको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इसको भी लागू करने की अपने तरीके से कोशिश की। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसका जो डोमेन था वो इतना इनलार्ज हो गया जो कभी इंडिया में देखा नहीं गया था। पहले जो इंडियन स्टेट थे वो अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, वॉर करते थे, और सेंटर कोर एरिया को एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन जो पूरा इंडिया का जो भूभाग था, जो दूर दराज, उसको वो एक लेयर्ड अथॉरिटी के थ्रू बहुत इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करते थे, डिसेंट्रलाइज था। यहाँ और सोशल मामलों में तो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते थे। इनफैक्ट वो वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखना उनका जो है जिम्मेदारी होता था। यहाँ पे सब कुछ बदल गया, उनका डोमेन इतना बढ़ गया। वो इरिगेशन प्रोजेक्ट से लेके फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, रेलवे, पेड़ लगाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जेल बनाना, और फिर सोशल रिफॉर्म भी करना, या सोशल ऑर्डर को भी जो है कंट्रोल करना, मतलब जिसको बोलते हैं नॉलेज पावर, अगेन फूको का, वो सब उन्होंने करना शुरू किया। और वहां पे जो है जो सोशल लाइफ की जो ऑटोनॉमी थी, जो सोशल इंस्टीट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं खो गई, और वो भी स्टेट के दायरे में घुस गई। सो स्टेट बिकेम ऑल पावरफुल, ऑल इनकम्पेसिंग मॉडर्न स्टेट इन कंपैरिजन टू द अर्लियर स्टेट। द पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट, जब इंडिया आजाद हुआ और इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तो वो उसने जो है, अब इस पे डिबेट हो सकती है कि अच्छा है या बुरा, लेकिन दे इट अडॉप्टेड द टेम्पलेट ऑफ कॉलोनियल स्टेट। उसी को लगभग जो है फॉलो किया गया, जिसको नेहरूबियन स्टेट बोलते हैं। वहां पे हम लोग आगे देखेंगे कैसे गांधी जी और नेहरू जी के विचार में, गांधी टैगोर एक तरफ और नेहरू पटेल एक तरफ, उनके विचार में भिन्नता थी, लेकिन अल्टीमेटली जो इंडियन स्टेट उन्होंने बनाया
वो इट वाज वेरी मच ऑन द टेम्पलेट, मतलब फॉर्मेट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन नेहरू का स्टेट का परिकल्पना ये था कि स्टेट विल बिकम द हर्बिंगर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, नेशनल यूनिटी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस, जिसको कि ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं सीमलेस वेब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इंडियन स्टेट जो है उसकी परिकल्पना की गई कि वो जो है फोर फ्रंट पे होगा सोशल रिवॉल्यूशन का, ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा सोशल रिवॉल्यूशन का, एक नई जो है सिविलाइजेशन लाएगा इंडिया में, नेशनल यूनिटी को बढ़ाएगा, डेवलपमेंट के लिए सारा काम करेगा और सोशल जस्टिस मेंटेन करेगा। तो ये एक समरी इनके इस एसे का है। नाउ लेट अस सी। अब हम लोग थोड़ी तेजी से चल सकते हैं। जो सुदीप्ता कविराज अब एक हिस्ट्री स्केच कर रहे हैं इंडियन स्टेट की परिकल्पना की, तो जो एंशियंट ब्राह्मणिकल और हिंदू स्टेट जो था उसके बारे में देखिए वो कहते हैं, जो हम लोग भी डिस्कस किए भी। द आइडिया ऑफ सच स्टेट कंटेंट इन द थ्योरेटिकल टेक्स्ट, अर्थशास्त्र में था इस स्टेट की कल्पना, मनुस्मृति में थी, दोनों मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा वो स्टोरी और इंपिरिकल फॉर्म, ये तो नॉर्मेटिव फॉर्म में थी, और जो जमीन पे दिखता था वो स्टोरी फॉर्म में जो है पुरानाज में थे, और इपिक्स में महाभारत और रामायणा में, जिसमें कि शांति पर्वा में भी जो है राजधर्म का कॉन्सेप्ट था, स्टेट क्राफ्ट, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो कविराज कहते हैं, हम दूसरी बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कि इस तरह के जो स्टेट थे, इसका मौर्यन एग्जाम्पल है अशोका, उसकी लिमिटेड इंटरनल सॉवरेंटी थी। जो किंग थे वो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल एब्सोल्यूट पावर जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर एंजॉय नहीं करते थे। वो एक्सटर्नल मामलों में तो सॉवरेन थे, लड़ाई करना है दूसरे स्टेट से करना है, लेकिन इंटरनल मामले में उनकी सॉवरेंटी लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि जो धर्मा का जो कॉन्सेप्ट था और जो डंडा का कॉन्सेप्ट था, दंड मतलब कि स्टेट क्राफ्ट, जिसको आप ऑर्डर कह सकते हैं, जिसको आप बल कह सकते हैं, वो मतलब कि ऑर्डर जो कि समाज में शांति लाता है, जो कि जस्ट होता है, जो जस्ट फोर्स यूज करता है, और वो फोर्स जो है वो डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, वो केवल एक पर्पस के लिए होता है और वो धर्म के अनुसार होता है। तो धर्म और डंडा की जो डॉक्ट्राइन है, उससे ये जो दो सुप्रीम लॉ हैं, इसको आप कह सकते हैं लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये लॉ ऑफ जिसको आप कह सकते हैं रियल्म ऑफ पॉलिटी और जनरल लाइफ, दीनदारी जिसको कह सकते हैं, सॉरी ये दीनदारी है, ये दुनियादारी है। तो ये जो टू वर्ल्ड का जो रियल्म है, एक स्पिरिचुअल और एक टेम्पोरल, तो टेम्पोरल में डंडा की लॉ चल रही है और स्पिरिचुअल में धर्मा का लॉ, इन इससे जो है वो सब्जेक्ट भी बंधे हुए हैं और किंग भी बंधे हुए हैं, स्टेट भी बंधा हुआ है। इसीलिए जो सॉवरेन है वो है धर्मा और डंडा, ना कि वो एक आदमी जो किंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। The two primary features of the Brahminical theory of rulership, therefore, retained the power of the state by subjecting it to the transcendent divine order. ये जो धर्मा एंड डंडा का जो डॉक्ट्राइन था, ये दोनों परे था टेम्पोरल से, मतलब ये दोनों डिवाइन सैंक्टिटी थी, रिलीजियस डॉक्ट्राइन से आता था, जिसको कि राजधर्म कह सकते हैं, कि राजा को कब जो है बल प्रयोग करना है, किस तरह से करना है, कैसे उसको न्याय देना है एंड ऑल, एंड डाइवेस्टिंग द स्टेट ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ओवर सोसाइटी। सोशल ऑर्डर के ऊपर उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं था, कि कोई कैसे कपड़ा पहने, कोई कैसे विवाह करे, कोई कैसे खाना खाए, कोई कैसे जो है वो जातियों के बीच में कैसा रिलेशन हो, कैसा ऑब्लिगेशन हो, राइट्स हो, ये सब जो है वो वर्ण आश्रम धर्मा से आता था। वो ब्राह्मणिकल जो डॉक्ट्राइन था उससे वो सैंक्टिटी उसकी मिलती थी, उसमें स्टेट का जो पॉजिटिव लॉ है वो काम नहीं आता था। तो इस तरह से स्टेट बहुत ही लिमिटेड, उसका मार्जिनल रोल जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल कॉन्स्टिट्यूशन में होता था। समाज जो है, समाज का जो जनरल सोशल लाइफ है वो पॉलिटिकल लाइफ से अलूफ रहता था, ऑटोनोमस रहता था। सो यही बात यहाँ पे कही गई है। इसी चलते सुदीप्ता कविराज कहते हैं कि कोई इंडिया में, कोई हिस्ट्री में बहुत मास रिवोल्ट जो है वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि स्टेट को कोई मतलब ही नहीं है सोशल ऑर्डर से, तो क्यों जो है सोसाइटी रिवोल्ट करेगा, डिसेंट करेगा स्टेट का, जैसा कि वेस्टर्न में होता था।
रिवोल्ट होता किसके प्रति था? तो वो होता था ब्राह्मणिकल ऑर्डर के प्रति, ब्राह्मणिकल डॉक्ट्राइन के प्रति, जो जो हिंदू जो वर्णाश्रम धर्म है उसके प्रति। उसमें रिवोल्ट हुआ तो जैनिज्म निकला, बुद्धिज्म निकला, वो सब रिवोल्ट था हिंदुइज्म के अगेंस्ट, मतलब ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के अगेंस्ट। और फिर भक्ति मूवमेंट निकली, उससे सिंक्रेटिक कल्चर निकला, कबीर का वो सब जो है वो रिएक्शन जो है उस ऑर्डर के, ब्राह्मणिकल जो डॉक्ट्राइन ऑर्डर और जो शास्त्राज का जो लॉ था उसके अगेंस्ट होती थी। और ये जो वर्ण आश्रम धर्म और सोशल ऑर्डर जो रिलीजियस सैंक्टिटी के साथ थी उसके अगेंस्ट होती थी, ना कि स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि स्टेट तो ऐसे ही अलूफ है सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल ऑर्डर और सोशल लाइफ से। ये ब्राह्मणिकल हिंदू स्टेट की लिमिटेशन वो कहते हैं। इसके चलते इंडिया में जो इमेजिनेशन था एंशिएंट वर्ल्ड में, वो स्टेट कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था। यदि मुस्लिम स्टेट को देखें इंडिया में, तो पहले दिल्ली सल्तनत आता है, लेकिन ज्यादा जो है फोकस कविराज जो है मुगल पे करते हैं, अकबर के राज पे करते हैं, क्योंकि वो पिनेकल था मुस्लिम स्टेट का इंडिया में। वो कहते हैं कि बड़ा मजेदार है कि इस्लामिक पॉलिटिकल रूल इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड लिमिटेशन ऑन पॉलिटिकल ऑथोरिटी इन रिलेशन टू द सोशल कॉन्स्टिट्यूशन विच वेयर पैरेलल टू दोज ऑफ हिंदू रूरल। जिस तरह हिंदू रूरल ने सोशल मामलों में टांग नहीं अड़ाया, मुस्लिम जो रूरल थे उन्होंने भी कहा कि हम नहीं टांग अड़ाएंगे। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? इस पे कविराज एक लॉजिक देते हैं कि इस्लाम के स्कॉलर ने एरिस्टोटल को पढ़ लिया था, और वहां पे वो बहुत प्रभावित थे, उस टाइप का स्टेट की परिकल्पना करते थे इस्लामिक वर्ल्ड में भी, जहां आपको पता है कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था, स्टेट टू इंश्योर ह्यूमन फ्लरिशमेंट, यूडोमोनिया लाना है स्टेट को, केवल स्टेट को ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व नहीं करना है, उसको गुड लाइफ देना है, जिससे कि ह्यूमन अपना फाइनल पर्पस पूरा कर सके, मतलब फ्लोरिश लाइफ जी सके। और उसके लिए क्या जरूरी है कि सोशल हार्मनी मेंटेन हो, टॉलरेशन हो डाइवर्स कल्चर का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, जो समाज में जो व्याप डाइवर्सिटी है उसको राजा जो है वो एक्सेप्ट करे, उसको प्रमोट करे, ना कि उसको होमोजेनाइज करे और उसको दबाए, उसको यूनिफॉर्म ना करे। क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकती है, लैंग्वेज बोल सकती है, और अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जी सकती है। इस टाइप की परिकल्पना जो है इस्लामिक स्टेट में की गई एरिस्टोटलियन प्रिंसिपल के चलते। तो इसीलिए कविराज कहते हैं द एंट्री ऑफ इस्लाम इनटू इंडियन सोसाइटी ट्रिगर्ड हाईली सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेनी अदर फील्ड्स ऑफ सोशल लाइफ, जैसे कि सोशियो कल्चरल एक फ्यूजन हुआ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, स्कल्पचर में, डांस फॉर्म में, जनरल मतलब कि लाइफ स्टाइल में, लैंग्वेज में आपने देखा उर्दू एंड ऑल। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल ऑर्डर था वो मोर और लेस वही रहा कि स्टेट जो है मार्जिनल रोल प्ले करता है सोशल ऑर्डर, सोशल इंस्टीट्यूशन में, सोशल लाइफ में, ये अलग ही रहा। द इस्लामिक स्टेट सॉ इटसेल्फ एज लिमिटेड एंड सोशली डिस्टेंट एज द हिंदू स्टेट। इस चलते स्टेट जो है वो सॉवरेन एक्सटर्नली था, इस्लामिक स्टेट भी, लेकिन इट हैज लिमिटेड सॉवरेनिटी और नो सॉवरेनिटी ओवर सोशल ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेम। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम एंशिएंट स्टेट दोनों ने अपने को सोशल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से अलूफ रखा, जानबूझ के रखा, क्योंकि इनको फील हुआ कि वहां पे टांग अड़ाने से हमें जो है नुकसान ज्यादा है, कम मतलब फायदे कम है। और जो सोशल लाइफ रहा वो पॉलिटिकल लाइफ से अलूफ रहा, वो बेस्ड रहा ब्राह्मणिकल ऑर्डर पे, ऑफ कोर्स मतलब कि थोड़ी बहुत बुद्धिज्म पे भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर पे जो है वो बेस्ड रहा, ब्राह्मणिकल डॉक्ट्राइन पे, धर्मशास्त्र पे, जो और अदर रिलीजियस टेक्स्ट पे, और वर्ण आश्रम धर्म पे और कास्ट सिस्टम पे, उस पे ही बेस्ड रहा। और उसको डिस्टर्ब ना तो हिंदू एम्पायर ने किया लाइक मौर्यन एंड गुप्ता, और ना ही मुस्लिम एम्पायर लाइक अकबर। तो ये जो कंक्लूजन स्लाइड है ये आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मैंने बिल्कुल आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया बहुत डिटेल में। बेसिकली मैं इसको जस्ट रीड कर देता हूं। द इस्लामिक स्टेट सॉ इटसेल्फ एज लिमिटेड एंड सोशली डिस्टेंट एज द हिंदू स्टेट, ये मैंने कहा। Because of this, neither the Hindu nor the Islamic state employed a conception of what domination entailed that was strictly similar to modern European nation of sovereignty.
जो मॉडर्न स्टेट है जो कि सोशल मामलों में भी पूरा दखल देता है, वो पहले नहीं थी। In terms of their external relation with other kingdoms and empires, these states were certainly sovereign over their territories, but we cannot simply assume that in their internal relation with their subject, these states exercise the similar rights of sovereignty. No, it is essential to understand the difference between actual weakness of a state and its marginality in principle. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कविराज कहते हैं कि ये कभी ना समझिए कि ये स्टेट इतने वीक थे कि ये सोशल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इनका कहना है ये बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मोरल अपनी स्टैंडर्ड तय की कि हमें सोशल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। जानबूझ के इन्होंने अपनी बाउंड्री लक्ष्मण रेखा खींची और सोशल रियल्म को पॉलिटिकल रियल्म से सेपरेट रखा। ये कहना चाहते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। अब आता है द कॉलोनियल इंडियन स्टेट। आपको पता है सब कुछ बदल गया, और यहाँ पे ये एक हिस्ट्री स्केच करते हैं जिसपे कि आपको पता है कैसे जो है पहले जो है जहांगीर इनको ट्रेडिंग राइट देते हैं। अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनती है 1600 में बनी थी, उनको चार्टर मिलता है ट्रेड करने का एशिया में, खास करके इंडिया में, और यहाँ पे वो ट्रेड करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पुलिस आर्मी रखने की भी जो है सुविधा मिलती है। बाद में धीरे धीरे वो जिसको बोलते हैं ना मैकियावेलियन मैनिपुलेशन से जो है वो छोटी छोटी घूस दे के इधर उधर मिला करके वो लड़ाई उड़ाई छोटे छोटे जीतते हैं, अपने आर्मी को बढ़ाते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो है वो दीवानी उनको ग्रांट हो जाती है। बंगाल का जो नवाब होता है वो उनको रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर लेता है, एक तरह का बहुत बड़ा जमींदार, पूरे बंगाल का जमींदार। और उसके बाद वो पलासी की लड़ाई जीतते हैं और फिर बक्सर की लड़ाई जीतते हैं, और इस तरह का एक स्केच किया सुदीप्ता कविराज में। और कंपनी राज जो है वो स्टैब्लिश होती है, वो चोरी से स्टैब्लिश होती है। मतलब वो वर्ड यूज करते हैं सेक्रेसी, स्टिल्थ एंड इम्परसेप्टिबिलिटी वेयर कंडीशंस ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। मतलब इंडियन के पीपल के इमेजिनेशन में कब कंपनी राज स्टैब्लिश हुई इसका कोई ठीक से आभास लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी चोरी छिपे उन्होंने धीरे 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 करके कब्जा जमाया, और एक ही बार वो जो है राजा नहीं बने। वो कहते थे हम तो भाई कंपनी है, कंपनी का राज चल रहा है, हम तो दीवान है, असुलते हैं, और मुगल को ही अपना वो राजा मानते रहे। इनफैक्ट बहुत सालों तक ब्रिटिश इंडिया में, मतलब कॉलोनियल रूल में, वो मुगल दरबार लगता था, और उसमें मुगल राजा को वो लोग जो है राजा मानते थे। वो सब एक तरह से शो, जिससे कि उनका एम ये रहा होगा कि यदि हम ऐसा शो करेंगे कि अंग्रेज आके इंडिया को हरा के इस पे शासन कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग विद्रोह कर देंगे, तो उससे क्या फायदा होगा। उनको ये शो करना अच्छा रहेगा कि हम मुगल के एक बड़े जमींदार की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने कंपनी राज स्टैब्लिश किया। यहाँ पे कविराज ये भी कहते हैं कि जो इंडियन फाइनेंशियल मर्चेंट और बिजनेस क्लास था, जैसे जगत सेठ जैसे लोग, उन लोगों ने हेल्प किया बंगाल में पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई में जीतने में, क्योंकि उनको लगता था कि मुगल और या नवाबों का जो शासन है वो कभी उनको रिच नहीं होने देगा, क्योंकि वो तो लुटेरे जैसे, मतलब कि उनका होता था, उनका मिलिट्री फिस्कल मैनेजमेंट था, बहुत ज्यादा वो इन लोगों से ले लेते थे पैसे। तो उन लोगों को लगा कि यदि एक लिबरल अंग्रेज लोगों का शासन होगा तो इसमें वो फले फूलेंगे, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न बिजनेस और मॉडर्न कैपिटलिज्म के का प्रादुर्भाव होने से उनको फायदा होगा। तो मतलब एक तरह से ये फैक्ट भी है कि अंग्रेज इंडिया में मुगलों को और मुगल के जो छत्रप थे उनको हराने में सफल इसलिए हुए कि जनरल जो कौम था उस समय का, इलीट जो था, वो नहीं खुश था मुगल से, और उसको एक तरह से लगा कि गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि ये अंग्रेज आए हैं, मॉडर्निटी भी साथ में लाए हैं, हमको मॉडर्न अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, मॉडर्न लाइफ भी मिलेगा, तो मुगल को भगाओ और अंग्रेजों को लाओ। ये इनका भी कहना है। सो इंडियाज फर्स्ट इनकाउंटर विथ monstrously powerful new institution of the absolutist state, which for the first time entirely subdued all centers of competing authority। और तब इंडियन पीपुल ने पहली बार देखा जब 1857 में सीधा मतलब कि राज हो गया, जिसको डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कहते हैं, कि किसको बोलते हैं स्टेट, और वो स्टेट पावर होती क्या है, कितनी उसमें ताकत होती है, और कितनी जो है वो डोमेन में जो है वो उसका अख्तियार होता है, इरिगेशन से लेके, फॉरेस्ट से लेके, पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवे,
और लोगों को सुविधा देना, बाढ़ राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और सब कुछ करना। तो मतलब इवन इवन सोशल मामलों में भी जो है जिसकी दखल होती है। तो ये एक तरह का, ये तो मैंने आपको स्केच बता दिया। द कॉलोनियल स्टेट दैट इमर्ज्ड, जो इस पूरे हिस्ट्री से जो कॉलोनियल स्टेट बना, वो सुदीप्ता कविराज कहते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म था, हाइब्रिड था, जो स्टेट ऑफ द ओल्डर टाइप, इंडिया में जो मुगल और उसके पहले के स्टेट थे उससे भी थोड़ा अलग, लेकिन जो यूरोपियन जो स्टेट था, यूनिटरी, सॉवरन, सेंट्रलाइज, उससे भी थोड़ा अलग। तो इन दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्म, जैसे कि मुगल दरबार को भी ये प्रेशर दे रहा है, मुगल का अपने को दीवान मान रहा है और साथ में जो है मॉडर्न रूल भी लागू करेगा, कचड़ा जैसा जो है प्रोटो मॉडर्न स्टेट एक इंडिया में आया। लेकिन इस जो ये मॉडर्न जो स्टेट इस मायने में था कि इसमें बहुत मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी को यूज किया। ये टेरिटरी फिक्सिटी थी, मतलब कि टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार है। आपको पता होना चाहिए कि जो मौर्यन एम्पायर या इवन मुगल एम्पायर, उनकी जो बॉर्डर एरिया फिक्स नहीं था। कोई यदि पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ तक मुगल साम्राज्य था, बहुत डिफिकल्ट है कहना। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में भी बहुत। लेकिन इस अंग्रेजों के शासन में एकदम एक फिक्स्ड बाउंड्री लाइन, रैडक्लिफ, मैकमहन, एकदम यहां से इंडिया, यहां से चाइना, यहां से अफगानिस्तान, लाइक दैट। सो एक जो फिक्स्ड टेरिटरी जो होती है स्टेट की, वो पहली बार आई। एंड जो एक मोरल क्लेम स्टेट का कि हम सॉवरेन हैं, हर डोमेन में सॉवरेन है, मेरे पास नॉलेज पावर है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर हमें पूरा अख्तियार है कि हम उसका पॉपुलेशन सेंसस कराएं, हम अपने जमीन का जो है सर्वे कराएं, जियोलॉजिकल सर्वे कराएं। मतलब ये सारा जो है वो उस पे हमारा अधिकार है, स्टेट का अधिकार है, पॉपुलेशन पे भी, उसका जो खनिज है उस पे भी, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पे भी, और जो लैंड है उस पे भी, सभी पे सॉवरेनिटी, और इवन जो सोशल ऑर्डर है उस पे भी सॉवरेनिटी। ये पहली बार हुआ। इसकी जो लेजिटिमेसी थी, कविराज कहते हैं कि वो लिबरल यूटिलिटेरियनिज्म थी। यूटिलिटेरियनिज्म आपको पता है जेरेमी बेंथन का है, जो कि एक तरह का कॉन्सिक्वेंशलिस्ट फिलॉसफी है। मतलब कि ये था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कॉलोनियल स्टेट ये कहता था कि ये मत सोचो कि हम अंग्रेज हैं, एलियन हैं, तुम ये सोचो कि मुगल के कंपैरिजन में हम तुमको अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं या नहीं, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कि नहीं, अच्छी रेलवे तुमको, अच्छी पोस्ट ऑफिस, अच्छी टेलीग्राफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लाइफ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तुमको दे रहे हैं कि नहीं। तो कंसिक्वेंस क्या है, अल्टीमेटली तुम ये देखो कि तुमको अच्छा मिल रहा है कि नहीं राज। यदि अच्छा मिल रहा है तो ये मत सोचो कि हम बाहर से आए हैं और मुगल मुगल भी तो बाहर से ही आए थे, तो हमें क्या फर्क है। तो इसलिए हमें मोरल जो है लेजिटिमेसी दो कि हम राज कर सकते हैं। ये उनका कहना था, लिबरल यूटिलिटेरियनिज्म। ओनली लार्ज स्केल रेजिस्टेंस जो है इसके अगेंस्ट में, कविराज कहते हैं 1857 में हुआ। लेकिन इनका कहना है कि वो इतना लिमिटेड था, वो एक इतना रेट्रोगेट था, वो फिर से जो है बैक कंजर्वेटिव मुगल राज की तरफ ले जाने के लिए था, जिसके लिए ना तो इंडियन मासेस को कोई मतलब था उस मुगल राज से, और जो इलीट थे वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सब अंग्रेजों से जुड़ गए थे, सबके इंटरेस्ट। तो इसीलिए कविराज का कहना है कि ये जो 1870 का जो विद्रोह था, वो आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली दोनों बहुत वीक था और बुरी तरीके से फेल हो गया। पहली बार जो है इंडियन इमेजिनेशन में लोगों ने ये देखा कि स्टेट को ताकत है सोशल रिफॉर्म का। वो सती प्रथा खत्म कर सकती है, बाल विवाह पे रोक लगा सकती है, विधवा विवाह को चालू कर सकती है, वो जो कास्ट में जो अनटचेबिलिटी होती है उस पर भी अटैक कर सकती है। इस टाइप की जो बातें जो थी वो एकदम अनहर्ड थी, जो अभी तक मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पे एक बहुत भारी विवाद हुआ। कविराज कहते हैं कि तीन तरह की विचारधारा निकली कि स्टेट को क्या सोशल मामलों में रिफॉर्म करना चाहिए, दखल देना चाहिए। एक तो राजा राम मोहन राय जैसे मॉडर्निस्ट थे, जिनका कहना था कि यस बिल्कुल करना चाहिए, हमारे यहाँ जो सामाजिक कुरीति है इसमें कॉलोनियल स्टेट का हमें हेल्प लेना चाहिए और उस कुरीतियों को दूर करना चाहिए। लेकिन एक दूसरे जो है रेडिकल एलिमेंट था, वो कहता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे समाज पे जो है कभी
स्टेट का दखल नहीं चाहिए, हम कभी ऐसा नहीं होने दिए हैं हमारे सिविलाइजेशन में। स्टेट हमेशा अलूफ रहा है सोशल ऑर्डर से, वो वर्ण आश्रम धर्मा से चला है, हमारे शास्त्रों के अनुसार चला है, हम उस पर दखल नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो सती प्रथा हो चाहे कुछ भी हो। और तीसरा जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव था, वो कहता था नहीं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसे बंद तो जरूर होना चाहिए, सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह होना चाहिए, लेकिन वो हम खुद करेंगे, वो हमें स्टेट क्यों करेगा, स्टेट हमारे मामले में क्यों दखल देगा। तो ये तीन विचारधारा चली जिसपे कि कई बार हम लोगों ने इस पे अलग अलग तरीके से भी किया है, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि स्टेट किस तरह से सोशल ऑर्डर में दखल देना शुरू किया, ये एक बहुत नई बात थी। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे स्टेट, मॉडर्न स्टेट कैसे एक सॉवरेन की तरह फील करता है, कैसे वो उसका रेंज ऑफ एक्टिविटी विशाल हो जाता है, कैसे वो मिशेल फूको के का जो अवधारणा है नॉलेज पावर रेजिम एस्टेब्लिश करता है, कैसे वो डिसिप्लिनिंग मैकेनिज्म के थ्रू जेल, स्कूल, हॉस्पिटल, साइकियाट्री, प्रिजन, उसके थ्रू कैसे वो एक गवर्नेबल बनाता है अपने सब्जेक्ट को थ्रू सर्वे, सेंसस, मेजरमेंट एंड ऑल। ये जो है एक नई तरह की आइडिया लोगों ने इंडिया में देखा कॉलोनियल स्टेट में फर्स्ट टाइम। कविराज एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आइडिया देते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म का जो उदय हुआ, इमर्जेंस हुआ, वो कॉलोनियलिज्म के साए में हुआ, उसके एंटागोनिज्म में हुआ। जब ये यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलिजेंसिया थे, इस पे सोचने लगे कि मुट्ठी भर अंग्रेज आ करके और हम इतने बड़े देश को, इतने बड़े पॉपुलेशन को कैसे उन्होंने सब्जुगेट कर लिया, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उनके पास एक स्पिरिट है जो हमारे पास नहीं है, और वो स्पिरिट है नेशनलिज्म की, क्योंकि वो अपने नेशनलिज्म के स्पिरिट से ड्रिवन है। इसलिए यदि हमको भी यदि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कम्युनिटी बननी है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम बनना है, तो हमको एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनना पड़ेगा। इसका मतलब हमें नेशनलिज्म डेवलप करना पड़ेगा। तो ये इसलिए डिस्कोर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज दस बोर्न विथ ए स्ट्रेंजली कंट्राडिक्टरी रिलेशन विथ यूरोपियन नेशन स्टेट। मतलब उसको यूरोपियन नेशन स्टेट के बराबर में आने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए इंडियन नेशनलिज्म की भावना को पैदा किया गया। Clearly, in the views of Indian bourgeoisie elites, the only way of getting rid of the colonial state was to generate a sense of Indian nationalism and the eventual creation of an Indian nation state. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ये बात कहते हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी है, कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो कॉलोनियल ब्रिटिश स्टेट की देन है। उन्होंने ये भावना पैदा किया इंडियन में कि हमें एक नेशन के तौर पे पेश आना चाहिए। नहीं तो कई लिटरेचर ये कहते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म की सच कोई फीलिंग नहीं थी। जब मुगल रूल करते थे, टीपू सुल्तान रूल करते थे, दिल्ली सल्तनत था, या राजपूत रूल थे, मौर्यन थे, उस समय ऐसे कोई इंडियन कॉम, एक नेशन ये नहीं था। लोग अपने जाति की बात करते थे, उनको बोले कि तुम किस देश के हो, तो वो बोलेंगे देश, अपने गांव को बोलते थे, और अपनी जाति को ही अपना जो है वो धर्म मानते थे, और उसी को अपना आइडेंटिटी मानते थे, लाइक दैट। ये स्लाइड एक रिपीटेशन से आपको लग सकता है, लेकिन कोई बुराई नहीं कि इसको तेजी से मैं पढ़ देता हूं। मतलब एक डिफरेंस जो प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडियन स्टेट में था, धर्मा एंड वर्णा आश्रम धर्मा बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ इंटरनल सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी जो है, उन्होंने अपना सोशल इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन का पावर जो है, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्टेट को दे दिया, which then assumed legitimate external authority to provide societies and communities embedded in them with their normative and practical order। और फिर स्टेट जो है वो जो सोसाइटी है उसके सोशल ऑर्डर का नीति निर्धारक बन गया, कि तुम्हें जो है कैसे कैसे समाज जो है वो बनना है, कैसा समाज बनना है, ये स्टेट डिसाइड करेगा। कैसा सोशल ऑर्डर होगा, स्टेट डिसाइड करेगा। सोशल रिलेशनशिप कैसा होगा, स्टेट डिसाइड करेगा। So modern state were unprecedented devices by which the entire social inverse in the colonies was restructured by European imperialism into a form of society that was excessively materialistic, individualistic, and competitive, and which eventually made any real
कंसेप्शन ऑफ कम्युनिटी अनसस्टेनेबल। तो ये हम लोग जानते हैं कि कैसे जो है लिबरलिज्म को एडॉप्ट किया यूरोपियन, और फिर उससे नेशन स्टेट बने, और वो नेशन स्टेट ने किस तरह से मटेरियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक और कंपेटिटिव समाज की अवधारणा को जन्म दिया, और उसको थ्रू कॉलोनियलिज्म उन्होंने जो है ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में हर जगह एक्सपोर्ट किया। So modern West was a new kind of historical force that would not merely transform Western society, but that also carried a universalist proposal for moral and institutional change in all civilization, जिसको कि उन्होंने कहा सिविलाइजेशन मिशन। उन्होंने कहा कि हमने पा लिया है वो एलेक्सीर, हमने जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो पिनेकल है उसको प्राप्त कर लिया है, जो इनलाइटनमेंट ने हमको बताया। और अब चूंकि ह्यूमैनिटी एक है, हमें जो है ह्यूमैनिज्म ये सिखाता है कि हम अपने लेसर ब्रेदरन जो बारबरिक रह गए, पिछड़े रह गए, जैसे इंडिया, चाइना, अदर एशियन, अफ्रीकन, उनको भी हम सिविलाइज करें। उस मिशन पे हमारे लिए बर्डन है, व्हाइट मैन्स बर्डन। और कोलोनियलिज्म को इस तरह से लिबरलिज्म ने मोरल सैंक्टिटी दी, और वही मेटेरियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, कम्पिटिटिव सोशल जो अवधारणा है वो उन्होंने हर जगह छाप लाने की कोशिश की, और इंडिया में भी। सुदीप्ता कविराज ने एक बहुत अच्छा पोर्शन जो है वो खर्च किया है अपने एस्से में, कि गांधीयन व्यू जो है वो इस यूरोपियन मॉडर्निटी और मॉडर्न स्टेट पे क्या था, और किस तरह से जो नेहरू और अदर जो भाग्य निर्माता थे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के, उन्होंने कैसे उस आइडिया को बिल्कुल जो है बैकग्राउंड में ढकेल दिया, खत्म कर दिया। गांधी, मैंने पढ़ाया भी है आपको गांधी का व्यू, और वही सब यहाँ पे वो कहते भी हैं कि गांधी जी जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी, उनके लिए वेस्टर्न सोसाइटी वाज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल रिस्ट्रेंट। उनका कहना था कि जो सबसे अच्छी जो बात थी ह्यूमैनिटी में, वो था एक इंडिविजुअल का अपने ऊपर कंट्रोल, मोरल रिस्ट्रेंट, खुद ही अपने को रोकना, अपने डिजायर को रोकना। उसको उन्होंने जो है मॉडर्निटी ने लेट लूज कर दिया, फ्री कर दिया, तुम्हें जो मर्जी हो वो करो, इसको निगेटिव राइट कहते हैं। और इससे जो है एक इंडिविजुअलिज्म, जिसको पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, कम्पिटिटिव सोसाइटी, कम्पिटिटिव एक सोशल ऑर्डर हुआ जिसमें कि कम्युनिटी टूट गई बिल्कुल। और उसी से जुड़ा हुआ हुआ कि मॉडर्निटी का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और साइंस के थ्रू नेचर पे काबू करो। और ये गांधी जी कहते हैं कि ये दोनों ही बातें, ये हिंसा है, ये वायलेंस है। तो जब सोशल ऑर्डर जो है वो कम्पिटिटिव, कंपटीशन और वायलेंस में बेस्ड होगा, तो क्या होगा, हॉब्सिनियन जो है वो सोशल ऑर्डर होगा। और उसके लिए जो है आपको लेवाइथन टाइप का जो है सुपर वायलेंट, सुपर पावरफुल लेवाइथन जैसा स्टेट की परिकल्पना करनी होगी। जितना ही सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म होगा और कंपिटिटिवनेस होगी, जेलिसी होगा, सेल्फ इंटरेस्टेडनेस होगा, और लेस मोरल रिस्ट्रेंट होगा, उतना ही पावरफुल आपको स्टेट चाहिए होगा शांति व्यवस्था बनाए रखने, रेगुलेट करने के लिए। सो ए वायलेंट सोशल ऑर्डर रिक्वायर सुपर वायलेंट स्टेट एपरेटस, ये इनका कहना था। सो मॉडर्न स्टेट जो है एक सोललेस वायलेंट मशीन है, इनका कहना था। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात लिबरल डेमोक्रेसी में करते हैं, गांधी जी कहते थे, वो सब बकवास है। इट इज एज इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशन टू कंट्रोल आर्बिट्ररी स्टेट पावर। बेकार की केवल बातें करते हैं, कोई उनका अख्तियार नहीं है या कंट्रोल नहीं है स्टेट के आर्बिट्ररी पावर पे, जो कि एक वायलेंट इंस्टीट्यूशन है। गांधी जी अपने को फिलोसफिकल एनार्किस्ट मानते थे। उनका आइडिया था एक क्लासलेस, स्टेटलेस सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर का, जो वो अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्वराज, ग्राम स्वराज और ओसनिक सर्कल से बताते हैं। ये सब मैंने बताया आपको। स्वराज, उनका कहना था कि सेल्फ रूल, एक इंडिविजुअल यदि सेल्फ रेस्ट्रेंट है, अपने मन पे उसका काबू है, तो वो जो है मोरली डेवलप्ड है, और वो खुद अपने को सेल्फ गवर्न कर सकता है, उसको कोई स्टेट की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से एक गांव यदि सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने को खुद वो गवर्न कर सकता है, तो उसको भी किसी स्टेट की जरूरत नहीं है। और ओसनिक सर्कल आप याद कीजिए, ग्राम से शुरू होता है और सेंट्रल तक जाता है, जो कि नॉन हिरार्किकल
ग्राम पंचायत बेस्ड सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये जो है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। Enslavement of the individual to his her own desires lead necessity to enslavement of the society to their state and ruling mechanism of an external institutional order। उनका कहना था कि यदि इंडिविजुअल का अपने डिजायर पैशन पे काबू नहीं है, वो इंस्लेव है, वो अनफ्री है अपने ही डिजायर पैशन का, तो वो जो सोसाइटी जो उस इंडिविजुअल से बनती है वो इंस्लेव होगा एक एक्सटर्नल इंटिटी का, जिसको आप स्टेट कहते हैं, क्योंकि वैसा समाज बिना वायलेंस के जो है कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। तो एक वायलेंट सोशल apparatus या पॉलिटिकल apparatus named state is required for that kind of individualistic self-interested atomistic social order। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि उनका विजन था कि ग्राम पंचायत बेस्ड नॉन हायरार्किकल पॉलिटिकल ऑर्डर हो। इनफैक्ट ग्रैनविल ऑस्टिन का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि उनका क्या सपना था कि जो ग्राम पंचायत है वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन हो जैसे अभी होती है, लेकिन वो गांधीयन नहीं है। उनका कहना था कि केवल ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन हो, जो पंच चुने जाए वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने, और जो एक ग्राम पंचायत हो एकदम टोटली सेल्फ रिलायंट सेल्फ सफिशिएंट हो, उसका खुद का पुलिस है, खुद का लॉ एंड ऑर्डर है, खुद का टैक्स सिस्टम है, खुद का प्लानिंग है, खुद प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। वो आसपास के थोड़े बहुत गांव पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसको बाहर से ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उगा लेता है 10 गांव मिलके। इसके अलावा उनका कहना था कि ऊपर के लेवल पे जो सभी इलेक्शन इनडायरेक्ट हो, जो पंच हैं ग्राम पंचायत के वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है वो तालुका लेवल के या मंडल लेवल के जो है वो चुनेंगे रिप्रेजेंटेटिव, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इनडायरेक्टली वो प्रोविंस लेवल के रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, उसमें से कोई जो है वो मुख्यमंत्री जैसा काम करेगा, और फिर जो स्टेट लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सेंट्रल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, जिसमें से कोई प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट का काम करेगा। तो ये उनकी जो है बॉटम अप काइंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट था, जिसको कि नेहरू जी और पटेल जी इन लोगों ने माना नहीं। तो कविराज कहते हैं कि एक तरह का ये जो है मिनिमल स्टेट की परिकल्पना गांधी जी करते हैं, लेकिन मिनिमल इन ए वेरी रेडिकल डिफरेंट सेंस फ्रॉम लेसेज फेयर लिबरलिज्म। वो लिबरल मिनिमल स्टेट नहीं था, वो स्टेट को ही, स्टेट की परिकल्पना को ही घटा देना था, उसी वे में जैसे एंशिएंट इंडिया में हुआ था, जहां स्टेट का बहुत मार्जिनल रोल है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन और लॉ व्यवस्था बनाए रखना एंड कोऑर्डिनेशन करना, दैट्स ऑल। सोशल ऑर्डर में उसका दखल बिल्कुल नहीं था। उस टाइप के स्टेट को वो विलीन कर देना चाहते थे, मार्जिनल बना देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो नेहरूवियन स्टेट हुआ वो कॉलोनियल स्टेट के जैसा ऑल पावरफुल, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट उसी टेम्पलेट पे बना, बट विथ डिफरेंट आउटलुक, जो हमने कहा कि सोशल रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी और नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस, जिसको कि ग्रैनविल ऑस्टिन एक सीमलेस वेब कहते हैं, उस तरह का स्टेट। लेकिन रहा वो वैसा ही स्टेट जो कॉलोनियल स्टेट था, मतलब फॉर्म स्ट्रक्चर वही, इंटेंट अलग। ये स्लाइड मैंने आपको बिल्कुल जो है एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज अलाउ मी, क्योंकि ये 48 मिनट हो रहा है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। सेम वही बात यहाँ पे लिखी जो मैंने अभी आपको कहा कि गांधीयन जो है लिमिटेड स्टेट, लेकिन नेहरूबियन कॉलोनियल स्टेट का ही टेम्पलेट, फॉर्म, स्ट्रक्चर, लेकिन इंटेंट एंड कंटेंट इंडियन अलग। तो दोनों में जो है द्वंद्व हुआ और जीता नेहरूबियन, क्योंकि गांधी जी इनकंसिक्वेंशियल हो गए आजादी के बाद, और नेहरू, पटेल, अंबेडकर जी ने मिलकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो वही था, लगभग वैसे ही स्टेट जो कॉलोनियल स्टेट था, लेकिन जैसा मैंने कहा विथ डिफरेंट इंटेंट। अब ये जो है फाइनल स्लाइड है। तो अब मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट का जो खाका कविराज खींचते हैं वो क्या है? पॉलिटिकल इमेजिनेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया, both of the elite and subaltern group turned decisively against Gandhian utopia। ना तो गांधीयन जो यूटोपिया जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया उसको ना तो इलीट क्लास जो बॉर्जुअजीज था, मर्चेंट, ट्रेडर, फाइनेंशियल, बिजनेस क्लास ने सपोर्ट किया, और ना गरीब गुरुआ दबे कुचले लोगों ने सपोर्ट किया। दोनों के लिए वो यूटोपिया हो गया।
बोथ ये लोग जो थे, सभी क्लासेज इंडिया के, दे वेर इंचांटेड, चार्म्ड by the power, glory and instrumentality of the state. स्टेट क्या कर सकता है उन्होंने देख लिया था, उसकी एक झलक देख ली थी, उसकी पावर को देख लिया था, उसके नॉलेज और जो पावर का जो कंकॉक्टेशन होता है, उसका जो सत्ता का जो बल होता है और उसकी जो ताकत और उससे क्या चेंज हो सकता है, वो उन्होंने फील कर लिया था। उनको लगता था कि कॉलोनियल स्टेट इतना पावरफुल है, यदि यही हमारे हाथ में आ जाए तो उस पावर का कितना हम अच्छा यूज कर सकते हैं। इसलिए वो लोग इंचैंटेड थे बाय द आइडिया ऑफ द स्टेट, और गांधी जी उसी स्टेट को विलीन करना चाहते थे। तो क्यों कोई रेडी होगा? इंडिया अंडर नेहरू, आप यहां ध्यान दीजिए कि गांधी जी पार्टी सिस्टम को ही विलीन करना चाहते थे। वो कहते थे पार्टी लेस डेमोक्रेसी हो। क्यों कोई करना चाहेगा? क्यों स्टेट को विलीन करना चाहेगा जो इतनी आपको ताकत देता है, यदि आप उसको कैप्चर कर सकते हैं? मतलब ऐसी बात है कि अलादीन का चिराग आपको मिल गई और फिर आप उस चिराग को समुद्र में फेंक दे, कोई करता है क्या? इंडिया अंडर नेहरू एडॉप्टेड स्टैटिस्ट विजन ऑफ पॉलिटी। मतलब ये स्टैटिस्ट विजन था, मतलब स्टेट इज द हरबिंगर, स्टेट फर फ्रंट पे है, स्टेट इज द वैनगार्ड, स्टेट वो है जो सब कुछ करेगा। स्टेट जो है सोशल रिवॉल्यूशन लाएगा, नेशनल यूनिटी लाएगा, नेशनलिज्म लाएगा, नेशन बिल्ड करेगा, डेमोक्रेसी लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, सोशल जस्टिस लाएगा, रोटी कपड़ा मकान देगा। और अभी भी स्टेट वो कर रहा है और क्लेम करता है कि हम कर रहे हैं, हम तुमको मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हम तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हें गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम तुम्हें आवास दे रहे हैं, हम तुम्हें शौचालय दे रहे हैं, हम तुम्हें वैक्सीन दे रहे हैं, हम तुम्हें फ्री बीमा दे रहे हैं। लाइक दिस नेहरूबियन स्टेट। अब थोड़ा सा वो जो है जो हर कोई करता है, मैंने अपने जो 2 वीडियो में बताया है कि जो पहला स्टेट जो बना अगले 15 सालों 17 सालों तक क्या था, वो नेहरूबियन स्टेट था। उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेट, राजीव गांधी स्टेट, कोलिशन स्टेट, और फिर अभी आप बीजेपी स्टेट कह सकते हैं। मतलब जो गवर्न करती है उसके थ्रू आप उसको इंडिकेट करते हैं। वैसे हमेशा समझिए डियर स्टूडेंट की स्टेट इज मच मोर देन गवर्नमेंट। वो एक अमूर्त है, इनटेंजिबल इंस्टीट्यूशन है। सो नेहरूबियन स्टेट जो है एक सोशल रिफॉर्म जो उन्होंने कहा था वो करने की, देखिए कैसे कोशिश की कि स्टेट जो है हरबिंगर होगा सोशल रिफॉर्म का, सोशल रिवॉल्यूशन। हिंदू कोड भी लाया उन्होंने, ऑफ कोर्स मुस्लिम को उन्होंने छोड़ दिया जिस पे विवाद होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया, अनटचेबिलिटी को एक झटके में रिमूव कर दिया गया, एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई, चाइल्ड मैरिज को एबोलिश कर दिया गया, इक्वलिटी दी गई, फंडामेंटल राइट दिया गया, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, ये सब किया गया, जमींदारी को खत्म कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म किया गया, रिजर्वेशन या जिसको आप एफर्मेटिव पॉलिसी कहते हैं एससी एसटी के लिए लाया गया, और सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू जो है एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन किया गया इंडिया का, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी देने की कोशिश की गई, भले ही आधा अधूरा हो। एक प्योर स्टैटिज्म था, मतलब स्टेट बेस्ड सब कुछ, विदाउट ए स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेक्टेशन। कोई बहुत ज्यादा गरीबों को आशा नहीं थी कि हमको अमीरों से खींच के देंगे, थोड़ा बहुत दिया गया, थोड़ा बहुत जमीन बांटा गया, लेकिन आधा अधूरा। सो इट वॉज, कविराज कहते हैं कि इट वॉज लिटरली ए पुअर पीपुल वर्सन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, गरीबों का वेलफेयर स्टेट। क्योंकि स्टेट खुद गरीब है भाई, तो क्या हमें देगा, लेकिन उसकी इंटेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशल जस्टिस और गरीब गुरुओं का भला करना, इसलिए इंचैंटमेंट बना रहा। चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट तो मेरे बहुत डिटेल में मैंने अपने दोनों वीडियो में दिया है। थोड़ा सा ये कहते हैं कि जब 1967 के बाद कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन होने लगा, कांग्रेस सिस्टम याद कीजिए जो रजनी कोठारी का है, उसमें जो है कंसेंसस भी टूट जाता है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी आ जाती है जो अतुल कोहली ने भी कहा है, और वहां से जो है लेजिटिमेसी भी स्टेट की घटने लगती है, और वो उस लेवल पे पहुंच जाती है कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ती है 75 में। वो लोएस्ट पॉइंट था जहां पे कि स्टेट की लेजिटिमेसी लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि 80s के बाद एक अलग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जैसे आने लगी, और इंदिरा गांधी भी जो है 80s के बाद ही, जो कि अभी लोगों को थोड़ा लग सकता है कि न्यूज जैसा कि, और सुनीता कविराज कहते हैं और शायद सही कहते हैं कि इंदिरा गांधी वाज फर्स्ट जिसने कि हिंदी हिंदी हिंदू मेजोरिटेरियन जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया इलेक्टोरल गेन के लिए। उन्हें लगा कि गरीबों की बात करके नहीं बन रही है, क्योंकि गरीबी हटी नहीं। तो ये हुआ कि यदि हिंदू मेजोरिटेरियन, याद कीजिए
कैसे वो रुद्राक्ष की माला पहनती थी, मंदिर मंदिर जाती थी, बाबाओं का जमघट लगा रहता था, वो अपने को जो कश्मीर की पंडित हैं उस पर वो आइडेंटिटी आती थी। और वही चीज जो है उसको बहुत जोरदार ढंग से जो अभी करंट रेजिम है, क्योंकि इनका तो आरएसएस बैक्ड है, तो वो उनको और वो हिंदू मेजोरिटेरियन जो है स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करता दिखता है। लेकिन दोनों ही स्टेट, चाहे नेहरूबियन के बाद से जो भी आया हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब बीजेपी गवर्नमेंट, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से किसी को परहेज नहीं है। सो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसे चेंज कर रहा है? एक तरफ तो ये सोशलिस्ट वे ऑफ सोसाइटी से जो है वो कैपिटलिस्ट वे, फ्री मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट करते दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो एक तरह का कि ये सेकुलर स्टेट से जो है वो हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये दो चेंज जो है ये कहते हैं इंडियन स्टेट में दिखता है। लेकिन यहाँ पे ये इंचैंटमेंट को कहते हैं कि ये बरकरार है, क्योंकि इंडियन पॉपुलर इमेजिनेशन में स्टेट जो है वो पॉलिटिकल रेजिम से अलग है। चाहे कांग्रेस की शासन हो, बीजेपी का हो, दोनों भ्रष्ट हो सकते हैं, दोनों बेकार हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है करप्ट हो सकती है, आर्मी जो है आतताई हो सकते हैं, पुलिस करप्ट हो सकती है, वो बर्बरता कर सकती है, कोर्ट जो है राहत नहीं दे सकते हैं, पार्लियामेंट कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कविराज कहते हैं कि स्टेट इन सब के ऊपर पॉपुलर इमेजिनेशन में है। स्टेट वो इंचैंटिंग एंटिटी है, चार्मिंग एंटिटी है, जिस पर अभी भी लोगों को भरोसा है कि वो एक तरह का गॉडली जो है एंटिटी है, ओमनीसिएंट है, सब कुछ जानती है, ओमनीपोटेंट है, उसके हाथ में सब तरह के पावर हैं, सबसे अधिक मतलब सारे पावर हैं। इट इज द ओनली रिपोजिटरी थ्रू इल्यूसिवली प्रेजेंट ऑफ पीपल मोरल एस्पिरेशन। ये हमारा जो मोरल एस्पिरेशन है उसको इम्बॉडी करता है। इट हैज कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन एंड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट, सेड्यूस, इंचैंट ऑल सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, इस पे विवाद हो सकता है कविराज के इस तरह के स्टेट के इमेजिनेशन को, कि वो एक इंचैंटिंग आइडिया है जिससे लोग इतने सेड्यूस हैं और उस पे लोगों की आस्था बनी हुई है। इस पे डिबेट हो सकता है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही एक रोमांटिक पिक्चर जो है इंडियन स्टेट का प्रेजेंट किया है, डिस्पाइट इट्स ऑल फॉलीज, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में फेल हो जाना, इनकम वेल्थ की इनइक्वलिटी का बढ़ते चले जाना, और समाज में भी उस तरह का हार्मनी नहीं रखना, और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के जमाने में प्रोटेक्ट नहीं कर पाना गरीब गुरुओं को। इन सब के बावजूद भी स्टेट का ऐसा चार्म होना एक बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ थॉट कविराज का है, जिसपे डिबेट हो सकती है। और ये इस पे भी डिबेट हो सकती है कि क्या पॉपुलर इमेजिनेशन में स्टेट को हम इन सब से अलग रखते हैं, गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, आर्मी, पुलिस, कोर्ट कचहरी, पार्लियामेंट से अलग दिखते हैं, या हम इन्हीं को स्टेट मानते हैं। इस पे भी विवाद हो सकता है। लेकिन इनका अपना एक रोमांटिक, एक ऑप्टिमिस्ट, एक पॉजिटिव व्यू है इंडियन स्टेट के बारे में, कि डिस्पाइट ऑल इट्स फॉली, ये अभी भी जनरेशंस ऑफ इंडियन को चार्म करता रहा है, इंचैंट करता रहा है, सेड्यूस करता रहा है, अट्रैक्ट करता रहा है। लोगों को आशा है इंडियन स्टेट से कि ये सब कुछ कर सकता है, और जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि सोशल रिवॉल्यूशन ला सकता है, डेमोक्रेसी को बनाए रख सकता है, और नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाए रख सकता है, इस पर अभी भी लोगों को आशा है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन सब मेथड से जुड़ें। और यदि आपने एग्जाम गाइड नहीं खरीदा है तो खरीद लें। यदि आप इवन एमए के स्टूडेंट हो तो आपको यूजीसी नेट में हेल्प करेगा, इन जनरल भी आपको काफी हेल्प ये कर सकता है। ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सुन विथ थॉमस पैंथम की जो है स्टेट की जो परिकल्पना, जो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है सुदीप्ता कविराज से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। बाय।